हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने ये देखे थे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रॉप्स के रोटेशन क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इरिगेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन है। इरिगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिंचाई करना। अब इरिगेशन वर्ड आपने अगर सुना होगा तो इसका मतलब क्या होता है, खेतों में पानी डालना। जब भी आप खेतों में पानी डालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। अब इरिगेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं, आज ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है ना। क्रॉप्स को पानी देना एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, एक प्रॉपर टाइम के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन जरूरी है। आपको ही पता है कि पौधों को पानी बहुत ही जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। पानी जैसे हम पीते हैं, हमें भी प्यास लगती है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनको भी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली वाटर जो होता है, अगर रेन की बात करें तो रेन हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। रेन जो होता है अक्सर रेनी सीजन के टाइम पे ही आता है, ठीक है। तो बाकी टाइम पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे। जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, यानी जो मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे पानी होते हैं, वो भी कहीं कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं होते, उतनी मात्रा में नहीं होते जितनी मात्रा में सभी प्लांट्स को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो द बेस्ट मेथड इज ना इरिगेट करना, फील्ड को इरिगेशन करना, पानी उनको पहुंचाना। और जनरली पानी जो है इरिगेशन के जरिए हम लोग या तो पॉन्ड से, ठीक है, वेल से, कुएं से, आसपास के नदियों से, तालाबों से, झीलों से जो है पानी लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो उनके भी बहुत से तरीके होते हैं कि आखिर वहाँ झील से, नदियों से वो पानी कैसे लाया जाए और कैसे जो क्रॉप्स होते हैं उनको इरिगेट किया जाए। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इरिगेशन के तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे दो मेथड बताया गया है, टू मेथड्स आर अवेलेबल हियर। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो है दैट इज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या था, पहले का, ठीक है ना, यानी पहले के लोग कौन कौन सा तरीका अपनाते थे फील्ड में, यानी खेतों में पानी डालने के लिए। तो जो पुराने तरीके थे, पुरानी विधियां थी, उनको क्या कहा गया, ट्रेडिशनल मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड में जो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे उसमें आपका आता था ढेकली हो गया, राहत हो गया, मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ठीक है। तो ये मेथड जो थे वो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आते थे। इसमें क्या होता था कि जनरली लोग जो थे वो हाथों के जरिए, ठीक है ना, कुएं से 5 बाल्टी से भर भर के लाएंगे और खेतों में डालते रहेंगे। वो छोटा सा एक नाला बना लेते थे और नाले के इस्तेमाल से उसमें पानी डालते जाते थे और उसके जरिए वो क्या करते थे, पानी को खेतों में पहुंचाते थे। अब बात ये आती है ना कि ये मेथड जो था पहले के लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले इतनी कोई सुविधा नहीं थी, ना ही इतने कोई मशीन अवेलेबल थे और ना ही उनके पास कोई तरीका था जिससे वो पूरे खेत को एक ही टाइम पे, एक ही बार में क्या कर सके, पानी दे सके। तो जनरली वो ये सारे तरीके अपनाते थे। अब इसमें ये क्या करते थे, इसमें ये जानवरों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। जनरली उस समय बैल और गाय होती थी, तो ये बैलों को इस्तेमाल करके क्या करते थे, एनिमल्स को इस्तेमाल करके या खुद मेहनत करके पानी सिंचाई जो थे वो खेतों में किया करते थे। तो ये इसमें ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की, यानी आधुनिक तरीके, यानी आज के टाइम में कौन सा ऐसा मेथड अवेलेबल है जिससे हम आसानी से खेतों में पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में जो मैक्सिमम जो दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आता है, एक तो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम आता है और दूसरा जो आता है दैट इज ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में क्या डिफरेंस है। स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरे खेत
खेतों में क्या बिछा दिया जाता है, एक पाइप बिछा दी जाती है, पाइपलाइन, छोटे छोटे पाइप्स बिछा दिए जाते हैं और उन पाइप्स के टॉप पे छोटे छोटे नोजल्स लगे रहते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है। अब जब वहां से पानी को प्रेशर में छोड़ा जाता है तो वो नोजल्स क्या कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं और जो पानी होता है उन नोजल्स के जरिए पूरे खेत में एक साथ इकट्ठे जो है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड करवा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हर एक प्लांट को, हर एक खेत के हर एक पार्ट में पानी जो होता है वो दूर दूर तक पहुंचता है। आपने फव्वारा देखा होगा, आपने फव्वारा देखा, जब फव्वारे से पानी निकलता है तो वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। कुछ उसी प्रकार स्प्रिंकलर सिस्टम में भी होता है, नोजल्स लगे रहते हैं और जब नोजल्स रोटेट करते हैं तो पानी जो होता है हर एक पार्ट तक आसानी से पहुंच जाता है। सेकेंड मेथड की बात करें तो ड्रिप सिस्टम की बात करें तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में भी पाइप्स लगे रहते हैं लेकिन उन पाइप से छोटे छोटे पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स पे खुलते हैं और वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या किया जाता है, प्लांट्स के रूट्स में पहुंचाया जाता है, यानी प्लांट्स, एक प्लांट के पास ही पानी पहुंचता है। तो यहाँ पे एक फायदा देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे पानी सिर्फ प्लांट्स को ही अवेलेबल होगा, बाकी उसका कोई वेस्टेज नहीं होता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ही कम होती है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता और मेहनत जो है वो भी कम लगती है, यानी किसानों का जो है टाइम भी बचता है, साथ ही साथ मेहनत भी बचती है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में लोग हाथों से पानी डालते थे, गाय का इस्तेमाल या बैल का इस्तेमाल करते थे, तो एक तो मेहनत भी लगता था और टाइम भी बहुत ज्यादा था। तो ये फायदा है मॉडर्न सिस्टम का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिंचाई करने से या सिंचाई से हमें क्या फायदा होता है, यानी प्लांट्स को क्या फायदा होता है, किस तरीके से इरिगेशन से हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 एडवांटेजेस लिखे। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इट हेल्प्स टू जर्मिनेट सीड। पानी जो मिलता है वो सबसे पहले तो जर्मिनेट करने में हेल्प करता है सीड को। कोई भी बीज जो है अंकुरित होता है तो ही उससे प्लांट या पौधा निकलता है। तो जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में आप चले जाए जहां वाटर दूर दूर तक अवेलेबल ना हो, अंडरग्राउंड वाटर भी ना हो, आसपास कोई पॉन्ड और झील भी ना हो, तो वहां के जो बीज होते हैं लगभग सूख जाते हैं और सूखने के कारण मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपको हरियाली बहुत ही कम देखने को मिलती है। जनरली जो डेजर्ट एरिया होता है वहां की सॉइल भी ऐसी होती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, पानी ज्यादा वो रोक नहीं पाते हैं, इसलिए बारिश का पानी भी वहां पे काम नहीं करता है, वहां पे बह के चला जाता है और वहां पे आपको पेड़ पौधे भी देखने को कम ही मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट जो पहला एडवांटेज यही है कि वाटर इसलिए जरूरी है ताकि सीड्स की जर्मिनेशन हो सके, बीज जो है अंकुरित हो सके, जिससे नए पौधे का निर्माण हो सके। सेकेंड एडवांटेज आप देख सकते हो, इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब बोला गया है कि जो ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स को कैसे अवेलेबल हो। आप जानते होंगे कि जनरली पानी जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं जमीन से, तो उन पानी के साथ जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जो होते हैं पानी के साथ पेड़ों के अंदर चले जाते हैं, सप्लाई कर दिए जाते हैं। इस तरीके से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एक तरह से वाटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए भी, वाटर जो है इस काम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इसका सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज की बात कर लेते हैं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करेंट्स। अगर जहां पानी अवेलेबल होगा वहां पे कभी भी बीज नहीं सूखेगा, ना ही वो बीज मुरझाएगा और ना ही उस फसल की कोई किसी प्रकार से हानि होगी, ठीक है ना। यानी वाटर जो होता है बहुत ही इसेंशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो आई होप आपको ये एडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इरिगेशन में एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग क्या होता है, जब पानी हद से ज्यादा फील्ड में इकट्ठा हो जाए, ठीक है। जनरली आप सिंचाई करते हैं तो एक प्रॉपर अमाउंट में पानी जो है वो क्रॉप्स को दिया जाता है। ज्यादा पानी भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक क्रॉप्स के लिए हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जब तेज बारिश आती है, अंधाधुंध बारिश आती है, लगातार 2 या 3 दिन तक बारिश होती है, तो आपको सुनने को मिलता है कि ये फसल खराब हो गई, किसानों की मेहनत खराब हो गई,
यहाँ पे इतने फसल डिस्ट्रॉय हो गए। तो वो क्यों होता है बेटा? जब एक्सेस पानी जो होता है फील्ड में इकट्ठा हो जाता है तो वाटर लॉजिंग हो जाती है, और वाटर लॉजिंग से प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला नुकसान क्या होता है, इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो बहुत सारे बीज जो होते हैं वो स्वेल करके फट जाते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाती है, यानी वो जर्मिनेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है ना, यानी एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ रूट्स डू नॉट होल्ड द क्रॉप्स अपराइट। आपने देखा होगा कि पानी ज्यादा होने की वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो वो जब टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उस फसल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, वो बर्बाद हो गया फिर वो फसल। इसी तरीके से तीसरा लिखा है प्लांट्स विच कैन नॉट रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉल डाउन। अगर मान लो तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो बहुत से ऐसे भी तने होते हैं, बहुत से ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो वो सीधे तो खड़े रह नहीं पाएंगे, और हवा की वजह से अगर वो नीचे गिर गए तो वो भी एक तरह से खराब हो गए। तो एक्सेस वाटर जो होता है इस तरीके से फसलों को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है भाई, फसल की सुरक्षा करना। ठीक है, फसल जो है उसको हम कैसे सुरक्षित करें, कैसे अपने फसल को बचाएं ताकि वो बर्बाद ना हो, वो नुकसान ना हो, क्योंकि भाई पूरे साल की मेहनत जो होती है उसमें लगी होती है, और अगर मान लीजिए पूरे साल आपने मेहनत किया और फसल बर्बाद हो जाए तो बहुत ही बेकार फील होता है। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम फसलों को क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को बचा सकते हैं, और जनरली इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो देख लेते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि बहुत सारे तरीके हैं फसल को सुरक्षित करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो बेटा आपने देखा होगा, गांव में बहुत से लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो ज्यादा उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो केमिकल्स खरीद सके, बड़ी बड़ी चीजें खरीद सके अपने फसल की सुरक्षा करने के लिए, तो वो जनरली क्या करते हैं, अपने खेतों में स्केयर क्रो लगा देते हैं। स्केयर क्रो जो होता है एक पुतला होता है, इंसान जैसा पुतला होता है, बनाया जाता है और उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो जनरली वो क्या करते हैं, क्रोज को एलिमिनेट कर देते हैं, खेतों में आने से रोकते हैं, क्योंकि क्रो ये सोचते हैं कि वहाँ इंसान खड़ा है और उसके डर से वहां पे जाता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केयर क्रो, यानी वहां पे उसको खड़ा करके, पुतले को खड़ा करके क्रो को डरा के भगाया जाता है। एंड ये मेथड जो होता है लगभग हर एक गांव में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये स्केयर क्रो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो क्रोज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे खेतों को या फील्ड्स को या फिर आप कह सकते हो फसलों को बचाने का। सेकेंड जो मेथड है हम देख लेते हैं, सेकेंड मेथड है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, यानी पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं एक प्रकार के। तो केमिकल यानी रसायन का भी इस्तेमाल करके आप फसलों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, वीडिसाइड्स आते हैं, फंजीसाइड्स आते हैं, ठीक है ना, रोडेंटिसाइड्स आते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स लिखा है, तो पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, पेस्ट को किल करना। पेस्ट क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपने फसलों को बचाते हैं, दैट इज नोन एज पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि सबसे पहले हो गया इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं उनका इस्तेमाल, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक प्रकार का केमिकल होता है जो इंसेक्ट्स को किल करने में, उनको खत्म करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से फंजीसाइड्स होते हैं। फंजीसाइड्स फंगस होते हैं जो फसलों को या क्रॉप्स को बर्बाद करने में बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो फंजीसाइड्स भी होते हैं जो केमिकल जो है जिनका छिड़काव करके फंगस को वहां पे ग्रो करने से, क्रॉप्स को खराब करने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी तरीके से रोडेंटिसाइड्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, जैसे कि चूहे वूहे भी आते हैं खेतों में, फसल बर्बाद कर देते हैं, तो उनको भी किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो इनमें कुछ जो मेन केमिकल्स पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे DDT हो गया, BHC हो गया, मेलेथियोन हो गया, मिथाइल पैराथियोन हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और फसल की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग में आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वीड्स क्या होते हैं। ठीक है, वीड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार और वीड्स से आप क्या समझते हो, देखो वीड्स लिखा हुआ है, सम अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स एंड compete with crops for water, mineral, sunlight। ठीक है ना, आप यहाँ देखोगे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं खेतों में
जो फसल के साथ उग जाते हैं, यानी आपका जैसे मेन प्लांट जो आप ग्रो कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई क्रॉप फसल लगाया है, गेहूं लगाया है, चना लगाया है, जो भी लगाया है, उसके साथ क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है, जैसे कि घास फूस हो गया, तो ये अनवांटेड प्लांट्स, ये वीड्स होते हैं। अब ऐसे प्लांट्स अगर फसल के साथ उग जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, उस फसल से कॉम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे। किस चीज के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे बेटा, वो कंपटीशन करेंगे वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए और सनलाइट के लिए, क्योंकि आखिर वो अनवांटेड प्लांट्स, वो घास फूस भी तो प्लांट्स ही होते हैं और उनको भी सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जो चीजें, जो ये तीनों चीजें क्रॉप्स को मिल रही हैं, ये उनसे छीनना शुरू करेंगे, कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। तो इसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ फूड या वाटर या सनलाइट उन क्रॉप्स को मिलना चाहिए, उतनी मात्रा में उनको नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे भी आ गए हैं लेने वाले, और उन अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार। यानी कुछ अनावश्यक पौधे, अनचाहे पौधे फसल के साथ उग जाते हैं, उन अनचाहे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और वो खरपतवार किसके लिए, उन फसल के साथ भोजन के लिए, जल के लिए और लाइट यानी प्रकाश के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, उन्हें छीनते हैं। तो इससे उनको नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, उनकी पैदावार यानी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार। अब वीडिंग क्या होता है, अगर आप वीड समझ गए हो तो वीडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, यानी वीड्स को हटाने का जो तरीका होता है, उनको वहां से निकालने का जो तरीका होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड, किसी भी खेत से उन अनवांटेड प्लांट्स को, उस खरपतवार को निकाल के फेंकना, बाहर करना, क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अब वीडिंग के लिए भी 3 मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। वीडिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, केमिकल मेथड है एंड बायोलॉजिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड क्या है, जिसमें मेहनत, लेबर चाहिए, यानी बाई हैंड आप यूज करेंगे। ठीक है, जब आप अपने हाथों से इस्तेमाल करके, हाथों का इस्तेमाल करके, खुरपी का इस्तेमाल करके या कोई भी दूसरा टूल, औजार इस्तेमाल करके जब आप उस घास फूस को बाहर निकाल के फेंक देते हो, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेथड कहते हैं। ठीक है ना। सेकेंड आ गया केमिकल। अगर आप हाथ का इस्तेमाल, मेहनत नहीं करना चाहते तो आप जनरली उन वीड्स को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी भी केमिकल का, रसायन का इस्तेमाल करके उन वीड्स को खत्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल मेथड, रासायनिक प्रक्रिया। अब रासायनिक प्रक्रिया में आप जिन केमिकल का इस्तेमाल करते हो वीड्स को हटाने के लिए, उसमें आपका 2,4-D आ जाता है, MCP आ जाता है, कुछ ऐसे केमिकल है जिनको वीड्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मेथड है बायोलॉजिकल, जैविक प्रक्रिया। बायोलॉजिकल मेथड में हम नेचुरल एनिमीज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आजकल जरूरत है नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, तो उसी प्रकार से खरपतवार को भी हटाने के लिए नेचुरल एनिमीज तैयार की, जैसे लड़ाई लड़ने के लिए सेना तैयार की जाती है, वैसे ही खेतों से खरपतवार को, वीड्स को हटाने के लिए आजकल नेचुरल एनिमीज यानी उन्हीं के एनवायरमेंट में रहने वाले, उन्हीं के एरिया में रहने वाले कुछ इंसेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उस खरपतवार को वहां से क्या कर सके, हटा दे, खाली कर सके। ठीक है, तो उनमें एक एग्जाम्पल दिया है कोकाइनल इंसेक्ट। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी अनवांटेड वीड्स होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, वहां से निकाल के खराब खा जाते हैं या उनको वहां से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां से वीड्स को हटा दिया जाता है। तो ये था वीडिंग, यानी ये कुछ ऐसे मेथड है जिनके जरिए आप अपने क्रॉप्स को, अपने फसल को क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। जिसमें आपने क्या पढ़ा, पहला तो स्केयर क्रो पढ़ा, दूसरा आपने यूज ऑफ पेस्टिसाइड पढ़ा। पेस्टिसाइड में भी आपने देखा कि फंजीसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, रोडेंटिसाइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फसल को क्या करते हैं, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से बचाते हैं। फिर आपने वीडिंग देखा, वीडिंग क्या होता है, खरपतवार को हटाना, वीड्स को हटाना खेतों से। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, वो हमारे लिए व्यर्थ है, तो उनको हटा देना ही सही होता है, क्योंकि उससे हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो वीडिंग कहलाती है। वीडिंग भी 3 तरीके से होता है, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल मेथड में आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और बायोलॉजिकल मेथड में आप बायोलॉजिकल मेथड
यानी नेचुरल एनिमी, उन्हीं के इन्वायरमेंट में रहने वाले कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करके आप वीड्स को हटाने का काम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने इरिगेशन देखा, इरिगेशन के मेथड्स देखे, इरिगेशन के एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे और क्रॉप प्रोटेक्शन के तरीके देखे। तो आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप्स में भी आप क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।